हेलो बच्चों, आज हम समसामयिक भारत में भूमि सुधार या कृषि सुधारों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले हम लोग हरित क्रांति में भारत की जो कृषि स्थिति थी स्वतंत्रता से पूर्व, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने किसानों का शोषण किया, कृषि की प्रगति की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे कृषि क्षेत्र की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। अब आज़ादी के बाद देश के विकास के लिए ज़रूरी हो गया कि जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी, औपनिवेशिक कृषि की स्थिति थी, उसको राष्ट्रवादी अर्थव्यवस्था में बदला जाए, उसमें विकास कार्य या सुधार किए जाएं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बच्चों लगभग जो 85% जनसंख्या थी वो कृषि पर निर्भर थी। उनकी आजीविका का भरण पोषण का साधन कृषि ही था। ऐसी स्थिति में जो कृषि की दयनीय स्थिति थी, उससे जो जनसंख्या थी वो भी राष्ट्रीय संसाधनों पर एक तरह से बड़ा बोझ थी। दूसरी तरफ अगर हम उद्योगों की दृष्टि से देखें तो उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भी जो मालिक थे उद्योगों के, वो कृषि पर ही निर्भर थे, क्योंकि अधिकांश कच्चा माल कृषि से इस क्षेत्र से ही प्राप्त होता था। अतः इन परिस्थितियों में सरकार के लिए आवश्यक हो गया कि कृषि क्षेत्र में सुधार की तरफ और भूमि के सुधार की तरफ पर्याप्त ध्यान दिया जाए ताकि देश का विकास हो सके। तो सबसे पहले बच्चों, भूमि सुधार में करने के लिए जो भू संरचना के क्षेत्र में सुधार थे उस ओर ध्यान दिया गया। भू संरचना में कुछ तत्व आते हैं, जैसे भू राजस्व प्रणाली में सुधार, भू स्वामित्व में, भूमि संबंध, उत्पादन, वितरण आदि सभी चीज़ें भू संरचना के क्षेत्र में आती थी और इनमें सभी में परिवर्तन और सुधार आवश्यक थे। अब सरकार के द्वारा आज़ादी के प्राप्त बाद में जो सुधार किए गए, भूमि सुधार के जो प्रयास हुए, सुधार हुए, उसके बारे में आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूमि सुधार के द्वारा सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए, उनका उल्लेख कीजिए, बड़े क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसमें जो सबसे पहला कार्य हुआ बच्चों वो है बिचौलियों की समाप्ति। तो यहाँ बिचौलिया शब्द अगर हम ध्यान देते हैं तो यह था मुख्यतः, जो आपसे छोटे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि बिचौलिया वर्ग कौन था। तो कृषि क्षेत्र में जो बिचौलियों में मुख्यतः जमींदार वर्ग, जागीरदार, तालुकेदार, बड़े जो भूस्वामी थे, भूमि के स्वामी थे, वो थे सूदखोर, महाजन, धनी किसान, इस तरह के लोग जो सम्मिलित थे वो सभी क्या होते थे, बिचौलिया वर्ग में आते थे। ये सरकार और किसानों के मध्य, जैसे आज़ादी से पूर्व अंग्रेज़ों और किसान के बीच मध्यस्थ की भूमिका और आज़ादी के बाद सरकार और किसानों के मध्य जो मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे, वो सभी इस बिचौलिया वर्ग में आते थे। हमने पहले देखा कि औपनिवेशिक काल में इस बिचौलिया वर्ग ने अंग्रेज़ों के माध्यम से किसानों का शोषण करने का पूरा कार्य किया। किसानों की जो दयनीय स्थिति थी और जो कृषि की परंपरागत स्थिति थी उसके लिए लोग बहुत उत्तरदायी थे। तो इनको समाप्त करना, इस वर्ग की समाप्ति को प्रथम प्राथमिकता रखा गया भूमि सुधार के अंतर्गत। आज़ादी से पूर्व की स्थिति देखें तो जो अवध का मशहूर प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में जितने भी किसान आंदोलन प्रारंभ हुए, उनमें किसानों ने सबसे पहले ये मांग रखी कि जो जमींदारी और तालुकेदारी व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए। जो सभी किसान थे, किसान आंदोलन थे, उनकी मांग सबसे पहले ये होती थी कि जो जोता है, जो कृषि कर रहा है क्षेत्र में, उसको स्वामित्व प्रदान किया जाए। 1946 के जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र में कृषि क्षेत्र में जो बिचौलिया वर्ग था उसको समाप्त करने को एक घोषणा पत्र में शामिल किया गया। इसके इन सभी स्थितियों को देखने के बाद 1949 में गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन कमेटी की स्थापना की गई, जिसमें कमेटी ने यह रखा कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मद्रास, आसाम और बम्बई जैसे प्रांतों में बिचौलिया वर्ग का उन्मूलन किया जाए। तो इसको आधार मानते हुए इस वर्ग की समाप्ति की अनुशंसा की गई, जिसका अलग अलग क्षेत्रों में जो भूस्वामी वर्ग थे, धनी, उनका विरोध प्रारंभ हुआ इस कानून को लेकर।
तो इस स्थिति में पहली पटना उच्च न्यायालय ने इन भूस्वामियों की अपील को स्वीकार कर लिया। तो इस स्थिति को देखते हुए संविधान में 1951 में प्रथम संशोधन और चतुर्थ संशोधन जो 1955 में हुआ, जिसमें इस उद्देश्य को रखा गया कि जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन लागू करने के लिए राज्य विधानसभाएं मजबूत हों और इन मामलों को अदालतों से दूर रखा जाए, वो इसमें हस्तक्षेप न कर सकें। अधिकांश राज्यों में 1956 तक जमींदार उन्मूलन अधिनियम पारित कर दिए गए थे। जब 1949 में जमींदारी और जागीरदार उन्मूलन समिति गठित की गई तो भूस्वामियों ने क्या किया कि किसानों को उनकी जोतों से बेदखल करना प्रारंभ कर दिया गया। ऐसी स्थिति में इस अधिनियम के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि 1949 के बाद जितनी भी बेदखली करी है जमींदारों ने, उसको सबको गैर कानूनी करार कर दिया जाए। इस तरह से इस कानून के द्वारा परंपरागत जो भूस्वामी वर्ग था और सामंत वर्ग था, उनकी कानूनी मान्यता समाप्त हो गई। ये कृषि व्यवस्था और प्रशासन के अंग नहीं रह गए। किसानों को उनका भूस्वामित्व प्राप्त हुआ और उनको भूमि पर पूर्ण अधिकार दिया गया। इस स्थिति में किसान का एकमात्र दायित्व यह रखा गया कि वह नियमित रूप से सरकार को राजस्व अदा करते रहे। लेकिन सरकार ने जो प्रयास किए, इस स्थिति में वह पूरी तरह से इस व्यवस्था का दमन नहीं कर पाई। पूर्णतः किसानों को जो था स्वामित्व नहीं मिला, क्योंकि कुछ ऐसे नियम रखे गए इसमें, नियमों की लचकपन रहा इसमें। जैसे कि जमींदार उन्मूलन कानूनों के अंतर्गत भूस्वामी की खुदकाश्त भूमि को उसकी संपत्ति माना गया। अर्थात जितनी भूमि पर, खुदकाश्त का मतलब है जितनी भूमि पर वो खुद खेती कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जितनी भूमि पर वे खेती स्वयं करते थे उसे उनकी संपत्ति मान लिया गया। तो इसमें क्या हुआ, इसके अलावा क्या किया है, इसमें एक लचीला कानून और रखा गया, नियम कि उनके लिए अपनी जागीरदारी और जमींदारियों के बदले उनको भारी मुआवजे, क्षतिपूर्ति का उनके लिए प्रावधान रखा गया और लगभग 70 करोड़ रुपए उनको मुआवजे के रूप में प्राप्त हुए। तो इनका फ़ायदा उठाकर जमींदार वर्ग ने क्या किया कि खुदकाश्त भूमि के बहाने काफ़ी सारी भूमि पर, बड़ी बड़ी जोतों पर अपना अधिकार कर लिया। कृषि क्षेत्र पर अधिकार करके किसानों को वहाँ से बेदखल कर दिया। भूमि दस्तावेजों और रिकॉर्डों के अभाव के कारण किसान भी असमर्थ हो गए कि वह अपनी स्थिति को मजबूती से सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकें। इस तरह हालांकि सरकार ने प्रयास किए 1947 से 1956-60 तक कि किसानों को उनका भूमि स्वामित्व दिया जाए, लेकिन फिर भी कुछ इसमें कमियां रही। हालांकि इससे सामंती ढांचा जो था वो चरमरा गया। सामंत सामाजिक और आर्थिक रूप से अप्रभावी हो गए और जो भू राजस्व की दरें थी किसानों से वसूली जाने वाली, उनमें कमी आई। लेकिन फिर भी किसानों को जो पूर्ण भू स्वामित्व मिलना चाहिए था वो इस कानून से या इस सुधारों से पूर्णतः प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा जो प्रयास किया गया वो है बच्चों काश्तकारी सुधार। काश्तकारी व्यवस्था से तात्पर्य जब हम देखते हैं तो भूमि संबंधों की उस प्रणाली से है जिसमें भूमि का मालिक स्वयं खेती नहीं करता, बल्कि दूसरे को अपनी ज़मीन, दूसरे किसानों को पट्टे पर देता है। तो वो किसान खेती करता है, उसका जो लाभ है वो उस भूस्वामी को प्राप्त होता है। जो बदलता परिवेश था उसमें यह जरूरी था कि काश्तकार से संबंधित मजबूत कानूनों का निर्माण किया जाए, क्योंकि अभी भी ऐसे कई किसान थे जिनको किसी न किसी कारण से भूस्वामित्व से वंचित रह गए थे और उनको उनकी खेती से बेदखल कर दिया गया था। अतः अब सरकार ने यह प्रयास किया कि किसानों की स्थिति में सुधार हो। तो सबसे पहले उन्होंने यह प्रयास किया सरकार ने कि जो काश्तकारों से वसूल किया जाने वाला लगान था उसको नियमित करने का प्रयास किया।
आज़ादी के बाद जो थी भू राजस्व की दरें थी उनको व्यापक रूप से घटाया गया। किसान